नमस्कार। रविवार को गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज और लद्दाख के हिस्से में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक चुनावी सभा में गए। वहां में उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो घोषणा करते हैं गिलगित बल्तिस्तान को 5वां प्रोविजनल प्रोविंस बनाने की। लेकिन चूंकि ये भारत का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, लिहाजा भारत की तरफ से भी एक कड़ा स्टेटमेंट, एक सख्त रिपोर्टल इसका दिया गया। कहा गया कि ये भारत की संप्रभुता और एकता के लिए, अखंडता के खिलाफ है और जो जम्मू कश्मीर का अधिग्रहण हुआ था उसको देखते हुए ये इलीगल भी होगा। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिलहाल निधि बहुगुणा जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र की जियो पॉलिटिकल मुद्दों पर खासी उनकी नजर रहती है। और एक किताब मेरे हाथ में है, ये है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ भारत। इनकी को ऑथर निधि बहुगुणा जी हैं और जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर और इंडिया फाउंडेशन से जुड़ी हुई। आपने कॉलमनिस्ट भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में पिछले 73 सालों से गिलगित बल्तिस्तान है, कैसे कर सकता है वो ऐसा? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही माना जाए या इसमें कुछ पाकिस्तान क्या कदम आगे बढ़ा सकता है और उसका रिपरकशन क्या हो सकता है? पहले तो ये बता दें कि ये जो बार बार ये 5th प्रोविंस बनाने का ये जो एक शुभुकता बोल सकते हैं, एक तरह से हमेशा वो ये जब भी वहां पे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो अनाउंस कर देता है कि गिलगित बल्टिस्तान को वो 5th प्रोविंस बनाएगा और एन मौके पे वो वापस मुड़ जाता है। 2018 में भी उसने ये ट्राई किया था, पाकिस्तान ने ये बोलना कि हम गिलगित बल्टिस्तान को मर्ज करेंगे, लेकिन वो पीछे हट गया था। और 2017 में भी उसने ये कोशिश की थी बोलने की कि हम 5th प्रोविंस बनाएंगे। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जब पिछली बार उसने ये कोशिश की थी 2017 में भी और 2018 में भी, 2019 में भी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उन्होंने ये कहा था, मार्च में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था पार्लियामेंट ने। उन्होंने कहा था कि गिलगित बल्टिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ था। तो ये किसी तरह से पाकिस्तान ये गिलगित बल्टिस्तान को अलग नहीं कर सकता। हम ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। अभी अगर हम देखें तो जब हम यूएन में गए थे तो हम पूरा जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा जो था उसके इशू को लेके गए थे। और जो यूनिसेफ की 28 अगस्त की शायद जो वहां की एक रेजोल्यूशन थी, उसमें क्लियर कट लिखा था कि पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है और पाकिस्तान को ये पहले टेरिटरी छोड़नी है, उसके बाद आगे जो भी वो होगा। तो जब हम यूएन गए थे तो भी हम ऐसे गए थे कि जैसे पाकिस्तान ने हमारा एरिया को एग्रेशन करके कैप्चर किया है। प्रेजेंट स्टेट में क्या होगा? पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दे रखी हैं, हमें ये समझना होगा। पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दे रखी है सेपरेटिस्ट को कश्मीर में, अपने लोगों को पाकिस्तान में। वो गारंटी है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान के अंदर विलय करेगा। और उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं एक पार्ट विलय करूंगा। तो अगर वो सिर्फ गिलगित बल्टिस्तान को विलय करता है और जो वैली है कश्मीर की उसको छोड़ देता है, तो उसकी गारंटी का क्या होगा? सबसे बड़ी बात, जो हमारे सेपरेटिस्ट हैं इस समय कश्मीर वैली में, वो तो उनको छोड़ देंगे। इतने सालों से जो भी अनरेस्ट हो रहा था वैली में, वो ये करके हो रहा था कि हमें पाकिस्तान जाना है या हमें इंडिपेंडेंट रहना है। अगर पाकिस्तान ही इन्हें छोड़ देगा और कहेगा कि हम गिलगित बल्टिस्तान को लेंगे, तो आप ये सोचिए गारंटी का क्या होगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट हमें समझना है। तीसरा ये है कि लीगली जब ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ था, केवल उसके टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़े, पाकिस्तान और भारत। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका पार्टीशन होने का कोई प्रावधान कहीं भी 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट में नहीं है। तो जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा साथ जाएगा। फिर इसके आगे देखिए, जो पाकिस्तान है वो क्लेम करता है कितना एरिया? वो क्लेम करता है गिलगित बल्टिस्तान,
मीरपुर मुजफ्फराबाद जिसको वो आजाद जम्मू कश्मीर बोलता है, और पूरा का पूरा कश्मीर का एरिया जो कश्मीर वैली का एरिया है, अक्सर चीन को वो छोड़ देता है क्योंकि वहां पे चाइना का कब्जा है। अब उनसे हमें पूछना पड़ेगा कि भाई ब्रिटिश हम लोग सिर्फ ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन हुआ था, कोई स्टेट पार्टीशन नहीं हुई थी। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो केवल ये बोल रहा है पाकिस्तान, वो मैक्सिमम क्या करेगा, एक वो प्रोविजनल कुछ वो निकाल देगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमें ये भी समझना चाहिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 4 प्रोविंस है, जम्मू कश्मीर वहां पे कहीं इंक्लूडेड नहीं है। और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जब भी जम्मू कश्मीर की जनता यह डिसाइड करेगी प्लेबिसाइड के बाद कि उसको पाकिस्तान में आना है, तब जम्मू कश्मीर 5th प्रोविंस बनेगा। लेकिन गिलगिट बल्टिस्तान को अलग से 5th प्रोविंस बनाने की उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं कहीं दूर दूर तक कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशंस बनी है पाकिस्तान में और चेंज हुई है। तो सबसे आसान काम है कि वो एक प्रोविजनल स्टेटस निकाल के गिलगिट बल्टिस्तान को नाम से वो अपना प्रोविंस बनाएंगे। लेकिन इसके बाद जो लीगल रिप्रकशंस होंगी, उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर कहना पड़ेगा कि हम यूएन से ये मामला वापस ले रहे हैं। वैसे ही मामला डेड है, सिर्फ पाकिस्तान और उसकी जो लॉबी है वो अलाइव रखती है। उसे क्लियर कट कहना पड़ेगा कि अब हम प्लेबिसाइड का सपोर्ट नहीं करते, अब हम जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं उनको नहीं मानते। जब वो ये अगर ऑफिशियली इंटरनेशनल स्टेज पे बोलेंगे तो उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो उनकी एक गुडविल बनी हुई है उसको भी झटका लगेगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। और तीसरी बात, जो सेपरेटिज्म कश्मीर वैली में हो रहा है उसका क्या होगा, ये भी हमको समझना पड़ेगा। आगे कुछ और पूछिए हम। जी जी, निधि जी, जैसे कि आपने बताया कि एक तरह का वो शोषा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्युएंसी है उनकी अपनी होम कॉन्स्टिट्युएंसी, जिसमें वो लोगों को, क्योंकि वहां पर आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने एक पीडीएम मोर्चा बनाया है, और वो लगातार उसके खिलाफ लगातार वहां पर गोलबंदी हो रही है इमरान खान के खिलाफ। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं, वो किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 70 सालों में एक कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, उसमें कामयाब भी है, वो है वहां की डेमोग्राफी चेंज करने का। सुन्नी पंजाबी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो वहां जाके बसे हुए हैं, प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रहे हैं। हमने देखा कि आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। लोकल जो रेजिडेंट्स हैं वो किस तरीके से लेंगे उसको, उस नजरिए से कैसे हम समझे इसको? हाँ जी, तो अगर अगर हम समझे गिलगिट बल्टिस्तान के जो लोग हैं, तो जब गिलगिट बल्टिस्तान जो गिलगिट एजेंसी है 1947 में जब वो रिवर्ट बैक हुई थी महाराजा हरि सिंह को, तो वहां के लोगों ने बहुत खुश हुए थे कि अब हम वापस जम्मू कश्मीर के महाराजा के डायरेक्ट उनके अधिकार में जा रहे हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक तरह से वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे उस जमाने में, तो उनको कुछ ये आइडिया ऑफ इस्लामिक नेशन भाग गया। तो जब गिलगिट का उन्होंने विलय किया इलीगल, तो उन्होंने उस समय ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन 2-3 महीने बाद हमारे पास अगर नेशनल आर्काइव्स में जाएं तो एक टॉप डिक्लासिफाइड रिपोर्ट है, सीक्रेट रिपोर्ट, हमारा हाई कमीशन पाकिस्तान की, उसमें लिखा है 2-3 महीने के बाद ही वहां के लोग पाकिस्तान की ऑक्यूपेशन से त्रस्त हो गए थे। एक तो वहां पे बहुत महंगाई हो गई थी, और वहां पे उनके ऊपर जो पश्तून और पठान लोग थे उनको बिठा दिया गया था, और बहुत करप्शन थी। उस समय भारत ने कोई स्टेप नहीं लिया। उसके बाद 1951 में भी वहां पे राइट्स हुए थे, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, सुन्नी शिया राइट्स हुए थे। उसके बाद 1988 से जब वहां मुशर्रफ और जहां पे वो जिया उल हक वगैरह ने वहां पे एक इस्लामाइजेशन शुरू किया था, और 1988 तक पहुंचते पहुंचते वहां पे बहुत भयंकर सेक्टेरियन वायलेंस हुआ था। और वहां के राइट्स ऐसे थे कि पूरे के पूरे ट्रक्स में भर भर के पश्तून्स आए थे सुन्नी, और उन्होंने हफ्तों तक शिया विलेजेस में जा जाके उनको मारा था। तब भी शियाज ने, वहां के लोगों ने कहा, इंडिया की तरफ हेल्प की निगाह रखी थी, लेकिन हमारी तरफ से कोई हेल्प नहीं गई। बहुत बड़ा ब्लंडर था। तो वहां के लोग पाकिस्तान से
त्रस्त है, जहां के वो सिटीजन हैं लीगल भारत, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो वहां पे बलवारिस्तान एक इंडिपेंडेंट बनाने का मूवमेंट चला है, और वो पूरा का पूरा गिलगित बल्टिस्तान वगैरह का एरिया को एक बलवारिस्तान नाम दिया गया, और वहां पे उसको इंडिपेंडेंट करने की वहां पे एक मुहिम शुरू हुई है। और ये मुहिम चल रही थी करीब, अगर आप देखें, 1951 से चल रही है। और ये एक बहुत यहाँ पे लोगों में ये बहुत एक आइडिया, इमेजिनेशन पकड़ रहा है। वहां पे जो वहां पे लोग सेटल कर रहे हैं, सच सुनीस, वो लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान में विलेज चाहिए। अब हमें समझना पड़ेगा उस एरिया के लोगों की मनोदशा। उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, वहां पे सेपेकारा है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो उनमें बहुत अंदर एक गुस्सा भरा पड़ा है पाकिस्तान के विरुद्ध। उनके संसाधन लिए जा रहे हैं, पूरा वहां पे जो डैम बनाने के लिए जगह ली जा रही है, उनको कोई कंपेंसेशन नहीं दी जा रही, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। उनकी दुकानें जो हैं, वो चाइनीज जो आके अपनी दुकानें लगा रहे हैं, उनके गुड्स बिक रहे हैं, उनके गुड्स नहीं बिक रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है वहां पे, गुस्सा बहुत है। आपको अगर याद होगा कि जब नंगा पर्वत पे अटैक हुआ था, तो जो शिया गाइड्स है उनको मारा गया था। और एक पाकिस्तान में ये टाइम आ गया था, और गिलगित बल्टिस्तान में, कि स्कार्डू से जब लोग जाते थे इस्लामाबाद, तो उनको सड़क पे निकाल निकाल के शियास को मारा जाता था। तो वो एलओसी पे पहुंच गए थे, और एलओसी पे आकर उन्होंने डिमांड की थी कि ये भैया आप स्कार्डू और करगिल सड़क खोलिए, ताकि हम अपना यहाँ पे सामान लाके बेच सके। तब भी हमारी गवर्नमेंट ने कोई उनको हेल्प नहीं दी। तो वहां पे आक्रोश बहुत है, लेकिन ये हमारी भूल होगी सोचना कि वो प्रो इंडिया आक्रोश है, वो एंटी पाकिस्तान आक्रोश है। वो हमारी सोच समझ होगी अगर हम उस आक्रोश की वो फॉल्ट लाइंस जो हैं उनको हम इंडिया के फेवर में कर सके। अगर हम उनको, उन्होंने डिमांड किया है, वहां के जो शिया लोग हैं, बल्ट लोग हैं, कि आप हमको रिजर्वेशन दीजिए आईआईटी में, आप हमको अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन हैं। अगर हम ये करना शुरू कर दे, तो हो सकता है जो वहां के लोग हैं वो प्रो इंडिया भी हो जाए। इस समय वहां पे एक इंडिपेंडेंट बलवारिस्तान का एक जिसे कहते हैं बहुत स्ट्रांग मूवमेंट चल रहा है। और वहां पे मुश्किल क्या है कि जो वॉइसेस हमें सुनाई दी जाती हैं, वो उन लोगों की वॉइसेस हैं जो वहां पे सेटल हुए थे 1974 के बाद, नॉट द एथनिक पीपल। एथनिक पीपल का पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ज्यादा गुस्सा है। और फाइनली देखा जाए तो कुछ जैसे एक ऑटोनोमस रीजन बना सकते हैं, जैसे हमने लद्दाख का बना रखा है, करगिल का, ऐसा कुछ अगर हम गिलगित बल्टिस्तान को बना सके, तो ये बहुत एक अच्छा, वो लोग भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो अगर अब आगे हमारी पॉलिटिकल विल है कि हम कितना वो फॉल्ट लाइंस को हम लोग वो कर सके। इस समय वहां पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि वहां पे बाबा जान करके बहुत ही पॉपुलर जो उनके लीडर हैं, वो उनको जेल में रखा गया है। और जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि वहां पे एक लॉ है, जिस लॉ के अगेंस्ट कि आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हम पाकिस्तान में विलय नहीं करेंगे, वहां पे क्राइम है ये बोलना। तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज भी ये नहीं बोल सकती हैं। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज मेन स्ट्रीम है, वो सबकी सब ऑफशूट्स है पाकिस्तानी पार्टीज की, हमको ये भी समझना पड़ेगा। और जो एक्चुअली होम ग्रोन पार्टीज हैं, उनको वो लोग जेल में डाल देते हैं, और वो लोग अपने डिमांड्स भी नहीं रख सकते, जैसे बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट हुआ और ये सब हुए। जी तो ये हमें जी समझना पड़ेगा कि हमें उनको कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, या हमको इलेक्शंस करने पड़ेंगे। जो 24 सीट्स हमारी पीओजे की हैं, जो वहां के विस्थापित लोग हैं, जो अब्रॉड रहते हैं, जो भारत में रहते हैं, जो और जगहों पे रहते हैं, उनको अगर हम वहां के मतलब उनको वोटिंग राइट्स दें और उनसे वोट कराएं, और राज्यसभा में एक दो नॉमिनेटेड मेंबर्स गिलगित बल्टिस्तान के रखें, तो बहुत अच्छी संभावना है कि वे लोग भारत में फिर वापस आना चाहें। जी। जो जो आप डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं इंडिया और गिलगित बल्तिस्तान के बीच में, उसका एक रीजन समझ में आता है कि पॉलिटिकल विल ही है। अदरवाइज हम देखें तो जो हिस्ट्री है, प्री इस्लामिक एरा की हिस्ट्री देखें तो हजारों साल का एक कनेक्शन है। कनेक्शन ये कहें कि वो तो केंद्र हुआ करता था भारत की जी सनातन हिस्ट्री का देखें तो। और जो एक तरह का इकोनॉमिक जोन था, जो सिल्क रोड कभी हुआ करता था, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एरिया भी था। तो उस कनेक्ट को वहां की लैंग्वेज हो, वहां की जो कल्चर है, वो किस तरीके से कनेक्ट करता है, उसको थोड़ा सा जरा
समझना चाहेंगे? हाँ जी। तो जो गिलगिट जो था वो हमारा गेटवे माना जाता था पूरे के पूरे एशिया के लिए। भारत सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान ये जितनी भी पुरानी ट्रेड रूट्स थी उनके क्रॉस रोड्स पे था। जो भी हमारे राजा थे, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग राजा थे, वो काराकोरम और हिंदुकुश और ये पूरा गिलगिट बल्टिस्तान का एरिया ये डोमिनेट करके रखते थे, क्योंकि हमारी पूरी ट्रेड यहाँ से जाती थी। गिलगिट का अगर नाम लें तो गिलगिट को गिरी गुट जो संस्कृत वर्ड है यहां से था। अगर थोड़ा आगे जाएं तो जिसको हम जिंजियांग बोलते हैं अभी, उसका पुराना नाम गोस्थान था। अक्सई चिन का नाम गोस्थान था। अगर हम वहां जाएं, चिलास करके एक जगह है, उसका पुराना नाम संस्कृत का नाम शिलास था। और अगर आप ये पूरे के पूरी रूट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे 2000 से ज्यादा रॉक कार्विंग्स हैं, बुद्धिस्ट एरिया टाइम की हैं। बुद्धिस्ट से पहले ब्रह्मी लैंग्वेज संस्कृत में लिखे शिलालेख मिलेंगे आपको। एक शिलालेख चिलास में है जिसमें लिखा है संस्कृत में कि यहाँ पे मथुरा के श्री राम ट्रेडर इस फलां दिन आए थे और यहाँ से गुजरे थे। तो हमें समझना चाहिए कि हम कहते हैं ना ये पत्थर की लकीरों में रेखांकित है। तो जो हमारा भारत और गिलगिट बल्टिस्तान से जो हमारा हिस्टोरिकल लिंक है वो केवल पेपर पे नहीं है, वो वहां पे रॉक्स में कार्व्ड है, पत्थर की लकीरों में कार्व्ड है। वहां पे खरोष्टी भाषा, ब्रह्मी भाषा, और उसके बाद जब बुद्धिस्ट आए तो प्रकृत भाषा जो है, उन सब भाषाओं में वहां पे शिलालेख है। गिलगिट के बाहर एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, गिलगिट बुद्धा बोलते हैं, वो है वहां पे। वहां के लोग उसको बहुत उसको रिवेयर करते हैं गिलगिट बुद्धा को। आप जाएंगे आगे जो हुंजा बोलते हैं, जिसके लिए आज पाकिस्तान बोल रहा है, और पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ पे लॉबी है जो प्रो पाकिस्तान, जैसे कुलकर्णी जी हैं, उन्होंने लिखा है कि हुंजा तो कभी भारत का पार्ट था ही नहीं। अगर आप हुंजा में जाएंगे तो वहां पे एक पूरा एरिया है जिसको हल्दिश बोलते हैं। हल्दिश एरिया में वहां पे हुंजा रॉक्स हैं। वहां पे गानिश करके, गणेश करके एक जगह है, वहां पे सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा हैं। और उन हुंजा रॉक्स में पूरा का पूरा बुद्धिस्ट कार्विंग्स हैं। और ये जो रॉक्स हैं ये यूनेस्को प्रोटेक्टेड रॉक्स हैं। तो आप ये समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि हुंजा का एरिया, शिलास, गिलगिट बल्तिस्तान, जितने भी ये पूरा एरिया है, ये भारत का एक अभिन्न अंग था। पहले वहां पे हिंदू राजा थे। अशोका के टाइम ये पूरा का पूरा मौर्य किंगडम के अंडर था। अगर हम जाएंगे पुराणों में तो हम देखेंगे कि महाभारत में दर्दिस्तान का वर्णन है। अगर हम पुराना ग्रीक लिटरेचर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे गोल्ड डिगिंग एंड्स हैं, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान का जो हिस्सा था पूरा का पूरा, ये यहाँ पे सोने की बहुत सारी खानें हैं। और जो सोने का डस्ट है ये नदियों में बहता है, जो इनकी नीलम, जो किशन गंगा नदी है, जो सिंधु नदी है, इंडस जिसको हम बोलते हैं, वो सोना वहां बहता था। तो यहाँ तक कि ग्रीक्स की अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे उसमें ये मेंशन्ड है कि ये भारत का हिस्सा था और यहाँ पे सोना डिग करने वाली एंट्स होती थी। तो इस तरह का आप अगर आप देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक टाइम से, पुरानों के टाइम से इस एरिया का मेंशन है। जो दर्द थे, जो वहां दर्दिस्तान, जिसको गिलगिट का जो एरिया है उसका पुराना नाम दर्दिस्तान था, वो लोग पांडव को गोल्ड डस्ट में ट्रिब्यूट देते थे। ये सब चीजें लिखी हुई हैं, वहां पे रेखांकित चीजें हैं। उसके बाद कुषाण किंगडम आया, कुषाण से वहां से बुद्धिज्म पूरा का पूरा तिब्बत और चाइना में एक्सपोर्ट हुआ। उसके बाद हिंसैंग आए, उन्होंने पूरा लिखा है एरियाज के बारे में, पूरा का पूरा। ये उस समय हिंदू और बुद्धिस्ट एरिया था, भारत का पार्ट था, ललितादित्य राजा थे उनका पार्ट था। अब हम उसके बाद जाएंगे हम शारदा पीठ पे। तो शारदा पीठ जो है हमारा बहुत पुराना शक्ति पीठ है। वहां पे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसको शारदा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। केरला से हमारे जो शंकराचार्य हैं वो शारदा गए। जो शारदा को उन्होंने अभी आजाद जम्मू कश्मीर, जो जिसको हम मीरपुर मुजफ्फराबाद बोलते हैं, उसमें है। लेकिन वो एरिया गिलगिट बल्टिस्तान के पास में ही जाता है। तो ये सब एरियाज में हमारे भारत का बहुत सारा, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे मंदिर, हमारे नाग, हमारे इतना कुछ है वहां पे। ये हमारा एंशियंट कल्चर है। अगर हम बल्टिस्तान की तरफ जाएं, वहां के बल्टी लोग जो हैं
उनकी भाषा लद्दाखी भाषा जैसी है, स्क्रिप्ट है टिबेटन। जो स्कार्डू का एरिया है और ये पूरा एरिया, इसको लिटिल तिब्बत बोलते थे। इसका जो पालमपुर जो हमारा हिमाचल में डायरेक्ट कनेक्शन था। फिर स्कार्डू से जो रोड्स थी वो होशियारपुर तक जाती थी। होशियारपुर के जो लोग थे वो वहां से होते हुए जो गिलगित जाते थे, कशगर जाते थे, कशगर का पुराना नाम काशी था। वहां से यारखंड जाते थे, यारखंड का पुराना नाम हरिखंड था। तो ये सब चीजें रिकॉर्डेड है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। बल्टी लोग जो हैं, वो जो स्वास्तिक हमारा जो हमारा पुण्य एक हमारा बहुत ही पूजनीय सिंबल है, तो वहां के लोग भी स्वास्तिक को बहुत पूजनीय मानते हैं। वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो उनके यैक्स होंगे, उनके कॉलर में स्वास्तिक का निशान मिलेगा। आप खपलू करके जगह है, वहां पे एक बहुत पुरानी मॉस्क है पेंटेड, उसकी सीलिंग पे आप जाएंगे तो आपको स्वास्तिक पेंटिंग मिलेगी। वहां पे जितने भी नूर बख्शी मॉस्क्स हैं, वहां की सीलिंग्स में आपको इंटरकनेक्टेड चेन जैसे होती है वैसे स्वास्तिक मिलेंगे। जो बल्टिस्तान का स्टूडेंट फेडरेशन है, जो उनका सिंबल है फ्लैग, उसके ऊपर उन्होंने स्वास्तिक बना रखा है। स्वास्तिक को वहां पे युंग ड्रुंग बोलते हैं, जो बहुत ही पायस है। तो ये सब हमारे पुराने कनेक्शंस हैं। अगर हम कोई भी बुक उठाएंगे, कोई भी हम अगर हम वहां पे जाएंगे और अगर हम वहां पे काराकोरम हाईवे के पास जाएंगे तो हमको पत्थर की लकीरों में रेखांकित अपने पुराने कल्चरल लिंक्स मिलेंगे। वहां के लोग भी इनको बहुत मानते हैं, इन कल्चरल लिंक्स को। लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि जो अब ये सुनी और जो इन्होंने वहां पे लोग डाले हैं, वो जा जाके उनको डिफेस कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शिगर करके एक एरिया है, वहां पे बहुत सारी रॉक कार्विंग्स मिली हैं बुद्धा की, और वहां पे जाके कईयों ने वहां पे जाके ट्राई टू डिफेस, उसको डिफेस करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि ये जो सेपेक बनेगा, यहाँ पे डैम्स बनेंगे, कर एक पूरा का पूरा कास्केट, इंडस कास्केट, करीब 7 डैम बनेंगे। और कहते हैं कि जब ये डैम बनने शुरू होंगे स्कार्डू से, तो जो रिजर्वॉयर होंगे उसमें हमारी ये सब जो धरोहर है सांस्कृतिक, इसके डूबने का डर है। तो हमको ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में लानी चाहिए। हमें अपनी बुक्स, जो हमारी बुक्स हैं, उसमें इसका जिक्र करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली थी, ये था वो था, तो हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि शिलास में हमारी ये प्रतिमा है बुद्ध की, गिलगिट के बाद गिलगिट बुद्धा है। स्कार्डू में एक पूरा का पूरा रॉक का झुंड है जिसको मंथल रॉक बोलते हैं। तो वहां पे बुद्धा के बहुत सारे, जैसे वो एक मंथना कर रहे हैं वैसी रॉक कार्विंग है, बहुत वहां के लोग उसको मानते हैं। तो हमको ये बातें उनको भी बतानी है और हमको भी ये बातें अपने लोगों में फैलानी है कि ये हमारा ही एरिया है, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही सांस्कृतिक क्षेत्र है। जी, चूंकि 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 गिलगित बल्तिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एरिया तो है ही, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना भी है। अगर जैसे हम सीधे तौर पे कहें तो एक बड़ी आसान सी जो सीधी चीज है वो है वाटर, फ्रेश वाटर का जो पाकिस्तान में जो सप्लाई है, जो सिंधु नदी इंडस रिवर के जरिए जो वहां पर पानी जाता है, इतने बड़े जो ग्लेशियर्स वहां पे है, पोलर रीजन के बाहर इतना बड़ा ग्लेशियर शायद दुनिया में नहीं है। वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए पाकिस्तान जो डैम्स बना रहा है, और हमने देखा कि चाइना को भी अब वो एक तरह से उसको सौंप रहा है कि अब आप भी आइए, आप भी एक्सप्लॉइट करिए। क्या सिचुएशन है सही मायनों में इस एक्सप्लॉइटेशन की, किस तरीके से समझेंगे? चीन चीन का दखल कितना ज्यादा वहां पर बढ़ चुका है? तो हाँ जी, तो अभी एक तो डायमर भाषा डैम के बारे में हम सुन ही रहे हैं। अब मैं थोड़ा एक्सपैंड करके जाऊंगी, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर बोलता है और जिसको हम मीरपुर मुजफ्फराबाद बोलते हैं। तो जब ऑक्यूपेशन के बाद वहां पे मीरपुर डैम बना था एक, तो मीरपुर डैम जब बनाया गया, उसका पूरा का पूरा पानी और लाइट पाकिस्तान को जाती है। वहां के लोगों को, मुजफ्फराबाद और मीरपुर के लोगों को कोई नहीं, कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि कॉम्पनसेशन तक नहीं मिली अभी तक, क्योंकि वो कह रहे हैं ये एरिया डिस्प्यूटेड है। तो ये रियलिटी है। एक डायमर भाषा डैम बन रहा है, वर्ल्ड बैंक ने उसके लिए फाइनेंसिंग देना मना कर दिया है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया में है। फिर जो एक इंडस कास्केट बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, अभी वहां पे कुछ
देखा जाए तो खुदाई उदाई डायमर भाषा की जितनी पहले हुई थी, कुछ आगे बढ़ा नहीं है, लोगों को डिस्प्लेस करा जा रहा है, और कि यहाँ पे रिजर्वायर बनेगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, इंडस एंटर करती है बल्टिस्तान से, वहां जी। से स्कार्डू से शुरू करके एक पूरा ये सोच रहे हैं एक चेन बनाने की डैम्स की, जो जाके पीओजे के, जिसको हम मीरपुर मुजफ्फराबाद बोलते हैं, वहां जाके एंड होगा। तो आप सोचिए 7 डैम बनेंगे, बड़े डैम और बहुत सारे छोटे डैम। इनका पूरा पानी और इनकी पूरी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो चाइना का जिंजियांग प्रोविंस में जाएगी। कुछ गिलगिट में सेज बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कुछ ग्वादर में बनेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो सप्लाई है एनर्जी की और पानी की, ये केवल वो एसईजेड में जाएगी, जहां पे चाइनीज लोग रहेंगे, जहां पे चाइनीज इंडस्ट्रीज सेट होंगी। और जिसको हम जिनजियांग बोलते हैं, जिसका पुराना नाम गोस्थान था, और जिसको उससे पहले सिंकियांग बोलते थे, और वो उस एरिया में जाएगी पूरी की पूरी। वहां के लोगों को कोई लाइट नहीं मिलेगी, कोई पानी नहीं मिलेगा। ये सब हमारा संसाधन है, ये भारत का संसाधन है, जो चाइना इस तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े 3 ग्लेशियर्स पोलर रीजन के बाहर गिलगिट बल्टिस्तान में है। यह फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो हमें यह भी समझना है कि यह हमारा जो रिसोर्स है, कहते हैं आगे जो भी वॉर होगी वो पानी पे होगी, और पानी जैसा प्रेशियस हमारा रिसोर्स गिलगिट बल्टिस्तान ने इस समय चाइना उस पे अपना कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान का इस समय कोई से नहीं बचा, सब कुछ चाइना का से है, जो भी होगा वो चाइना ही कर रहा है। फिर हमें समझना है, जो गोल्ड मैंने आपको बताया, 20,000 माइनिंग लाइसेंसेस पाकिस्तान ने चाइना को दिए हैं गिलगिट बल्टिस्तान में सोने की माइनिंग करने का। वहां का सोना वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का सोना है। वहां की नदियों में सोने का डस्ट आता है। वहां के जो वैसल स्टेट्स थी, राजा महाराजा हरि सिंह को बोरों में भर भर के गोल्ड डस्ट में ट्रिब्यूट पे करती थी। वहां के जो लोकल लोग हैं, वो भी नदियों में कोई सैंड निकाल के वहां पे अपना गोल्ड डस्ट इकट्ठा करते हैं। तो इस आप समझ सकते हैं ये कितना प्रॉस्परस क्षेत्र है। फिर वहां पे यूरेनियम की माइंस हैं, तो आप सोच सकते हैं यूरेनियम इस समय कितना जरूरी मेटल है। कॉपर की माइंस है, मोलिबेडनम की माइंस है। ये एरिया बहुत ही प्रॉस्परस एरिया है, और चाइना का इस समय यही है, वो माइनिंग की लीसेस जिसको मिल गई हैं, वो माइनिंग पे वर्क पहले तो बहुत ही मतलब छिपा हुआ हो रहा था, अभी खुलेआम हो रहा है। लेकिन यही है कि वहां के लोगों में इसलिए भी बहुत गुस्सा है। और ये है दूसरी बात कि जब तक सेपेक कंप्लीट नहीं होता, तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का वहां पे, और वहां पे बड़े बहुत ही एक बड़े क्या कहना चाहिए, वे में अभी माइनिंग शुरू करने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो एरिया बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत इनएक्सेसिबल है। और अभी तक जो सेटबैक बन रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो पोर्ट है ग्वादर, जिसको वो कनेक्ट करेगा, जहां पे चाइना को, लैंडलॉक चाइना को एक्सेस जो ग्वादर में मिलेगा, हमें समझना है ग्वादर पोर्ट जो है बहुत शैलो पोर्ट है, पहले उसको गहरा करना पड़ेगा। अभी वहां पे गहराई का काम शुरू नहीं हुआ। चाइना का यह है कि उसको एक मिलिट्री बेस बनाएगा, वहां पे एक बहुत बड़ा उनका वो बन रही है, वहां पे चाइनीज रहने के लिए बहुत बड़ी कॉलोनी बन रही है। पूरा पानी वगैरह सब ग्वादर का, बलूचिस्तान का वहां जा रहा है। तो बलूचिस्तान के लोग भी बहुत गुस्से में हैं। तो अभी सेपेक काफी दिनों से बंद सा ठप सा पड़ा है, हमें समझना पड़ेगा ये बात। एक उन्होंने ड्राई पोर्ट खोली थी सोस्त काराकोरम हाईवे पे, वो भी बंद पड़ी है, क्योंकि वो अभी ये अभी इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पाया, क्योंकि अभी उसमें इतना सामान नहीं जा पा रहा काराकोरम हाईवे और सेपेक पे कि वो इकोनॉमी वायबल हो। तो अगर ये अनरेस्ट बढ़ता गया, चाइनीज वहां पे 11,000 से ज्यादा चाइनीज सैनिक हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने चाइनीज भाषा को सेकंड भाषा बना दिया, तो वहां के लोगों में और भी गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे उनको जब गुस्सा दिखाना होता है, तो वो चाइनीज को अटैक करते हैं, चाइनीज वर्कर्स को अटैक करते हैं। तो ये बातें हैं जो इस समय सेपेक को अभी आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो हमको ये सोचना है कि अभी सेपेक रुका हुआ है, पर हमारे लिए हमेशा एक मिलिट्री डेंजर तो होना ही है।
एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेंजर होना है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा संसाधनों की एक तरह से ये लूट है, खुली आम लूट का प्लान है। तो ये हमें अपने देशवासियों को सबको ही समझाना पड़ेगा कि ये हमारे संसाधन हैं, हमारे एरिया के संसाधन हैं, जिनका पहला हक गिलगित बल्टिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके पुराने जो एक्चुअल एथनिक लोग हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनका पहले हक है। उसके बाद भारतीयों का हक है। चाइना और पाकिस्तान का उसमें कोई हक नहीं है। वो एक लुटेरों की तरह उसको यूज कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि स्थिति बेहद गंभीर है और हमें उम्मीद है कि ये एक ऐसे टिपिंग पॉइंट साबित होगा, इमरान खान का बयान, कि शायद उम्मीद है कि हालांकि जी संसद में अमित शाह कह चुके हैं कि पीओजे की वापसी के लिए वो जान लड़ा देंगे। हमें उम्मीद है कि अब वाकई जान लड़ाने का समय है। भारत को नीतियां बड़ी तेजी से लागू करनी होंगी, स्ट्रेटेजिक लेवल पर और चाहे वो सैन्य स्तर पर हो। उम्मीद है इसमें कहीं ना कहीं भारत आगे कदम बढ़ाएगा। पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गले लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को समझाया और हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।